Hello. So in this lecture, we'll be looking at कि जितना भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा विद रिगार्ड टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या इम्प्लीकेशन है। तो हमने पहली एक मेन चीज़ पढ़ी कि विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉन हम या तो उसकी पोजीशन बता सकते हैं और या तो उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं बता सकते। अगर पोजीशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता, और अगर वेलोसिटी पता है तो पोजीशन नहीं पता। और ये चीज़ हमने देखा, ये इसलिए ट्रू है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है या एनर्जी जो है, इट इज़ कंपेरेबल टू द साइज और एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो इसलिए हम फोटॉन से चीज़ों को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब भी हम फोटॉन से देखेंगे तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर देगा, तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें सही से नहीं देख पाएंगे। और हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट में तो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो अगर ट्रैवल करेगा तो ऐसे वेव लाइक पाथ में ट्रैवल करेगा। राइट, सो दो इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन, हम कह रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और इवन विद इन दैट कॉम्प्लिकेटेड पाथ किसी भी इंस्टेंट पे मैं ऐसा कभी भी नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। जैसे अगर मैंने मान लीजिए बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो ये है, तो अभी मैं बता ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन वेदर इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब तक मेरे को एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता होगी तब तक मैं ये नहीं बता सकता ना पाथ क्या है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ तो कुछ ऐसा हो गया, अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा हो गया। तो पाथ बताने के लिए आई नीड पोजिशन वेलोसिटी। और अगर आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता वेदर इलेक्ट्रॉन इधर है, वेदर इलेक्ट्रॉन इधर है, वेदर इलेक्ट्रॉन इधर है या इधर है। राइट, बिकॉज अगर वेलोसिटी बता दिया पोजीशन तो नहीं हो पाएगा, और अगर पोजीशन बता दिया तो वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा हमको। राइट, सो बहुत प्रॉब्लम्स लग रहा है, लाइक बहुत ये सीवियर प्रॉब्लम है विद रिगार्ड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर कि कुछ भी हो जाए हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते, तो हम उसका पाथ तो कभी बता ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारा अप्रोच है ऑफ फाइंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ऐसा लग रहा है कि वो फेल कर गया। बिकॉज हमारा अप्रोच तो सिंपल था कि अगर हमको पता लग गया ठीक है न्यूक्लियस इधर है और हमको पता लग जाए इलेक्ट्रॉन इधर है, उसके बाद हमको बस इतना पता लगना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा है, अगले इंस्टेंट में इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में। ऐसे ही ऐसे अगर हमको हर इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी पता लग जाए तो हम हर इंस्टेंट पे बता सकते थे कि इसका पाथ क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसका कंप्लीट पाथ बता देते हैं। पर ये करना इम्पॉसिबल है। ये करना इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज मेरे को किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं पता है। तो ये तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, मतलब हम बता ही नहीं सकते। नो डाउट इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ हो सकता है, लेकिन हम ऐसा बता नहीं सकते हो क्या पाथ है, क्योंकि सिंपल रीजन है हम इलेक्ट्रॉन को सही से देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। सो जो ये अप्रोच है जहाँ हम चीज़ों का पाथ बताते हैं, लाइक अगर मैंने आपको बोला एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ये है, और मैंने कहा उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है। सो बेस्ड ऑन दैट आपने कह दिया ठीक है, मतलब ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो ये है। राइट, दिस इज द पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड सो दिस अप्रोच इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, जो हम क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ते हैं ना, पूरा मैकेनिक्स, ये वो है बेसिकली। इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब वेयर इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। मतलब एट अ वेरी सिंपल लेवल मेरे को पोजीशन भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, तो मैंने एकदम पाथ बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया, नहीं ठीक है, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की ओर है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स आता है तो आप उसकी ट्रैजेक्टरी बता सकते हो कि ठीक है, तो मतलब इसका कुछ पाथ ऐसा है। तो राइट, तो आप पाथ बता दोगे, आपको बस हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी और पोजीशन पता होना चाहिए। तो इसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो अप्रोच है थोड़ा डिफरेंट है। उसको थोड़ा डिफरेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन में को थोड़ा बहुत आइडिया, लाइक अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस है जैसे ये, कि इलेक्ट्रॉन का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे मेरे को इतना पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ही है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर भी नहीं है, न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक भी नहीं है। राइट, कहीं तो है, मतलब एग्जैक्ट किधर है नहीं पता, लाइक कहीं तो है, मतलब कहीं तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं तो है, लाइक इट्स समवेयर है। एंड मेरे को इतना भी पता है वो न्यूक्लियस के अराउंड ही जा रहा है ना। मतलब एग्जैक्ट पाथ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि इसके अराउंड ही जा रहा है, वो अब ऐसे एकदम रैंडमली ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, बट इट इज गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस। राइट, किसी एक रैंडम पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड जा रहा है। एग्जैक्ट पाथ क्या है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को पता है रैंडम पाथ है। राइट, तो अब मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, राइट, जो मैंने कहा भी। लेकिन
ज़्यादा चांसेस मेरे सही होने के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है, इससे अट्रैक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। हम कह रहे हैं कि दोनों में इसमें क्लैरिटी नहीं है, पर कुछ चीज़ें तो पता है। जैसे मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा, राइट। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो नहीं है, इसके अराउंड वो तो ट्रैवल करेगा ही ना, ताकि वो इसके स्टेबल रह पाए। बिकॉज रेस्ट में रहेगा वो तो इसमें कोलैप्स कर जाएगा। सो कुछ चीज़ें तो पता है हमको कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। अब एग्जैक्टली कैसे ट्रैवल कर रहा है वो नहीं पता है, तो एज अ रिजल्ट अब मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का रीजन डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देखो ये एक रीजन है, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँ, मैं कह दूंगा कि ठीक है ये एक रीजन है। मतलब अगर मैं एक रीजन ऐसे शेड कर दूँ, मैं कह दूंगा कि ठीक है ये जो है एक रीजन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन के अंदर हो सकता है, राइट। इट कैन बी इनसाइड दिस रीजन। इस रीजन के अंदर एग्जैक्टली किधर है वो नहीं पता, राइट। जैसे न्यूक्लियस है, राइट। इफ दिस इज द न्यूक्लियस, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं है, ठीक है, अराउंड दिस न्यूक्लियस। एग्जैक्टली किधर है वो नहीं पता है, राइट। पर देयर इज अ गुड चांस कि वो न्यूक्लियस के आसपास ही होगा, राइट। सो इस अप्रोच को, दिस अप्रोच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, वी डील विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास, जहाँ हम चीज़ों को गेस करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन नहीं पता है किधर है या किधर जा रहा है, बट एक रफ आइडिया है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ही होगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है, जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। उसकी एक्चुअल में दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इन दैट केस आई कैन से ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो ठीक है, तो वो इस बड़े रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। येलो वाले रीजन में नहीं होगा, वो इस ग्रीन वाले रीजन में होगा। दिस इलेक्ट्रॉन कुड बी एनी वेयर हेयर, बिकॉज इसकी ज़्यादा एनर्जी है ना, तो ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहना पसंद करेगा, तो वो इधर है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से टॉक अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। मैं एक पर्टिकुलर पाथ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक रीजन बात करूंगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट की बात नहीं करूंगा, मैं रीजन की बात करूंगा। रीजन क्या होता है? ऑर्बिटल। मैं अब ऑर्बिटल की बात करूंगा, ठीक है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क समझ आ गया। ऑर्बिट इज अ डिफाइंड पाथ, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर हो, ऐसा हो, लेकिन एक डिफाइंड पाथ। ऑर्बिटल इज अ रीजन, राइट। सो ऑर्बिट इज अ क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट, राइट। ऑर्बिटल इज अ क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट। लाइक अर्थ का सन के अराउंड ऑर्बिट है, वाई? इट्स अ डिफाइंड लाइन अराउंड on which defined elliptical path on which earth travels। लेकिन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, एकदम रैंडम है, ठीक है। तो इस पे देखते हैं। सो वी अप्लाई, सो टू समराइज दिस, वी आर अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इट्स एक्चुअली अ वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको हम अपने 11th-12th फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, बट अभी हम इस चीज़ पे यहाँ छोड़ देते हैं इस डिस्कशन को, कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स जो है, वी आर अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स ऑन एन एटम, ठीक है, और ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वी अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स। सो दिस इज थिंग नोन एज श्रोडिंजर्स इक्वेशन। उसके बारे में यू कैन रीड ऑनलाइन और ऑन योर बुक, पर हमको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एक इक्वेशन है श्रोडिंजर्स इक्वेशन, जो हम अप्लाई करते हैं एंड वी सॉल्व फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस वी गेट सोल्यूशन। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सॉल्व करते हो, आप किसके लिए सॉल्व करते हो? पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, द सोल्यूशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दे आर नोन एज क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स आर सोल्यूशंस, ठीक है, दे आर सोल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंजर्स इक्वेशन। द इक्वेशन जो हम अप्लाई करते हैं एट, इसके बारे में जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक इक्वेशन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की इक्वेशन है जो हम एटम पे अप्लाई करते हैं। सो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, 4 सोल्यूशंस होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसका सिंबल होता है एन। एंड ठीक है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं स्टेट कर देता हूँ। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है।
इसका सिंबल होता है L, एंड तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है Ml, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है M सबस्क्रिप्ट S। तो ये चार क्वांटम नंबर हमको चार डिफरेंट चीज़ें बताते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका साइज कितना है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells us about the orientation of orbital, ठीक है। size means how big or small it is, shape simply means spherical है, elliptical है, या जो भी है कि किस टाइप का ऑर्बिटल है, how does it look like, and orientation means whether it's along the x axis, y axis, z axis, whether it's along a plane, whether it's only along axis or something like that। तो इसको हम डिटेल में एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझ आएगा। दिस टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन चार क्वांटम नंबर की बात करें, सिर्फ चौथा ही क्वांटम नंबर ऐसा है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे कुछ डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स, बट एज एन अप्रॉक्सीमेशन कुछ बुक्स में या कुछ लोगों का समझाने का तरीका ऐसा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन कर रहा होता है, राइट। इट कैन स्पिन in anti-clockwise direction or it can spin in clockwise direction। तो exactly किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो वो स्पिन क्वांटम नंबर आता है। तो ये बस एक समझने का तरीका है, ठीक है, एक्चुअल में स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो इनकी परमिसिबल वैल्यूज देख लेते हैं। सो साइज ऑफ ऑर्बिटल कैन हैव अ वैल्यू ऑफ, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बेसिकली कोई भी नेचुरल नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है, डिपेंडेंट है n पे। Orientation can have any value from -L to +L, ठीक है, azimuthal quantum number पर डिपेंडेंट है। एंड स्पिन कैन हैव जस्ट टू वैल्यूज, टू एब्सोल्यूट वैल्यूज, +12, -12, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज होती है, और इनको पढ़ने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। मतलब हमारा अभी तक हमने जितना भी फिजिक्स अप्लाई किया है किसी भी चीज़ पे, हमने हमेशा क्लासिकल मैकेनिक्स ही अप्लाई किया है, तो हमारा सोचने का तरीका बहुत रिजिड है, वैसे ही सोचते हैं सब कुछ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसको समझने में और एक्सेप्ट करने में। अब देखिए, जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर मैं आपको बोलूँ 1 है या 2 है, तो पहली चीज़ हमारी दिमाग में आती है, मैंने टेल यू साइज ऑफ ऑर्बिटल इज 1, तो पहली चीज़ दिमाग में आती है क्या, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, क्या। एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल मीन्स 2, उसका क्या मतलब है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे नंबर्स का एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, ठीक है, द ओनली थिंग उसका जो आप इन्फरेंस ले सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो इस ऑर्बिटल 3 वाले ऑर्बिटल से छोटा है और 1 वाले ऑर्बिटल से बड़ा है, राइट, दैट्स द ओनली इन्फरेंस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मीन्स इट्स स्मॉलर दैन एन ऑर्बिटल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एंड बिगर दैन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। सिमिलरली अगर एक ऑर्बिटल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ये उसका ट्वाइस द साइज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका ऐसे कुछ एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस नहीं है नंबर का, लाइक 3 डज नॉट मीन एनीथिंग है। 3 का मीनिंग ओनली है कि 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है, ठीक है। एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगेन इट इसकी परमिसिबल वैल्यूज है 0 to n-1, मतलब अगर n की वैल्यू 2 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैन बी 0 and 1, ठीक है। तो 0 विल रेफर टू वन शेप, 1 विल रेफर टू अनदर शेप, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन की बात करेगा, ठीक है, एंड स्पिन एज आई डिस्कस इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखते हैं, लेट्स लुक एट द पॉसिबल वैल्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। एंड सो मूविंग ऑन, मैं एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो एक टेबल टाइप बना देते हैं, एन एल एम एल एंड एम एस, ठीक है, ये देखते हैं। तो हमने क्या कहा, देखो n की सबसे कम वैल्यू क्या है, 1, राइट, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। सो n की वैल्यू अगर 1 है तो ओनली वैल्यू l कैन हैव इज 0।
और ml की वैल्यू क्या होगी -l to +l, तो ml की वैल्यू भी 0 हो गई और ms की वैल्यू क्या होगी +½ -½ तो इसको अगर हम देखें इसको अगर हम समझे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ अ स्मॉल ऑर्बिटल, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल, लाइक स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल जिसका शेप क्वांटम नंबर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 है, ठीक है। दिस रेफर्स टू सम शेप, आई डोंट नो विच शेप, इट रेफर्स टू सम शेप। और उसका ओरिएंटेशन क्या है 0, 0 मतलब उसका एक ही वैल्यू है ओरिएंटेशन, लाइक ओरिएंटेशन कितनी वैल्यू है, एक है। तो मैं एक ऐसी शेप की बात कर रहा हूं जिसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, मतलब मैं एक ऐसी शेप की बात कर रहा हूं जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो वो सेम है, राइट। सो वो शेप क्या होगी स्फेरिकल, राइट। तो ये चीज समझ आ गई कि हम कह रहे हैं कि ऐसी शेप जिसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल, तो स्फेरिकल हो गया ना। तो मतलब इस ऑर्बिटल की शेप क्या है, दिस ऑर्बिटल इज ऑफ द शेप ऑफ अ स्फेयर, राइट, इट्स ऑफ द शेप ऑफ अ स्फेयर। इस ऑर्बिटल को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, वी कॉल इट द s ऑर्बिटल। सो दिस राइट हियर इज 1s ऑर्बिटल। अब ms की वैल्यू क्या है हाफ -½ तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, सो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से, सो एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या हो गया 1 0 0 हाफ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर देखें 1 0 0 हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर देखें 1 0 0 -½ तो उसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, राइट। ये तो सेम ऑर्बिटल हुआ ना, सेम साइज सेम शेप एंड सेम ओरिएंटेशन, तो मतलब इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दे आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल, ठीक है। मैंने ऐसे ही डिनोट किया है, डज नॉट मीन दे आर रोटेटिंग लाइक दिस बिकॉज हम बता नहीं सकते, वी जस्ट सेइंग कि वो इस ऑर्बिटल में, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर अंटिल दिस। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 देखें, ठीक है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना कि अब ये 2 हो गया, तो एल की क्या वैल्यू हो सकती है 0, एल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये क्या हो जाएगा हाफ एंड -½ तो इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम कंपेयर करें, राइट, इफ वी कंपेयर दिस एंड दिस, तो इसको अगर हम देखें तो आई विल से दैट कि ये तो सेम टाइप का ऑर्बिटल है, सेम शेप, राइट, ये भी सेम शेप है, तो ये भी एस ऑर्बिटल है, राइट। ये सेम शेप का मतलब एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल को मैं एस ऑर्बिटल कह रहा हूँ एंड इसका ओरिएंटेशन भी एक ही है, लेकिन ओनली थिंग डिफरेंट इज दैट दिस इज अ बिगर ऑर्बिटल, राइट। सो पहली बात इस ऑर्बिटल को मैं कह दूंगा 2s ऑर्बिटल, ठीक है। if this is 1s, ठीक है, if this is 1s I can say 2s is this, like ये 2s है, so only difference between 1s and 2s is that 2s is bigger than this, ठीक है, that's the only difference। एंड बाकी तो फिर हम वही है, तो ये इफेक्टिवली रीजन है, ठीक है। सो 2s ऑर्बिटल इज बेसिकली दिस रीजन, like this is 2s and this is 1s, just like 1s में you can have 2 electrons, 2s में also we'll have 2 electrons, so this sphere, ठीक है, सर्कल नहीं है पूरा स्फेयर जो है, this is 2s, ठीक है। तो अगेन चांस की बात है, अगेन इफ यू गो बैक टू आवर बेसिक जो हमने डिस्कशन इनिशिएट किया था, हम श्योर नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 2s इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अगर उस वेरी गुड चांस को क्वांटिफाई करना हो तो वेरी गुड चांस हम क्या कहते हैं, we said that very good chance at 95%। तो इन अ वे ऑर्बिटल का डेफिनेशन भी बन जाता है। सो ऑर्बिटल इज अ रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95%, ठीक है। तो ये 1s हो गया, 2s हो गया। अब देखते हैं, अब l की वैल्यू तो 2 हो गई ना, तो l की वैल्यू अगर सॉरी n की वैल्यू तो 2 हो गई ना, सो l की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो l क्या हो गया 1। सो l अगर 1 है तो ml क्या हो सकता है -1 0 +1, राइट, ऐसा हो सकता है। एंड ये तो 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये तो हाफ या -½ ये क्या हो सकता है हाफ या -½ और ये क्या हो सकता है हाफ, कोई भी वैल्यू यहाँ हो, इसका तो अपना इंडिपेंडेंट ना, हर वैल्यू के लिए -½ +½ जनरेट करेगा। सो अभी पहली बात क्या हो गया, एक डिफरेंट शेप आ गई, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट शेप। ये एक ऐसी शेप है जिसकी एग्जैक्टली 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल, राइट। वी आर टॉकिंग ऑफ अ शेप विच हैज एग्जैक्टली 3, यहाँ तक 0 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो 3 ओरिएंटेशन किसकी होती है, लाइक विच शेप हैज एकदम इंडिपेंडेंट 3 ओरिएंटेशन, वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना। स्ट्रेट लाइन कैन बी ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सो ओरिएंटेशन जस्ट मीन्स लाइक, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को अगर हम रोटेट कर देना, राइट, मतलब हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो हम कह रहे हैं लाइन की ओरिएंटेशन 3 होती है, तो इसकी जो शेप होगी वो लीनियर शेप होगी। सो एज इट टर्न्स आउट, पहली बात हम इस ऑर्बिटल को कहेंगे पी ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज नोन एज दी पी ऑर्बिटल। सो एज इट टर्न्स आउट, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, राइट, समथिंग लाइक दिस, like this is p orbital, right, and if I look at the axis, अगर मैं axis draw करूं, ठीक है, अगर मैं axis draw करूं ऐसे, this is the x axis and this is the y axis, so ये हो गया px, so I'll call this as 2px orbital, और इसका भी मतलब यही है, ठीक है, इसका भी सेम मतलब है, this means that like this is the region I'm talking of, ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। So this is what a 2p orbital, 2px orbital will look like, right? 2px orbital means a 2b orbital which is oriented along the x-axis. तो इसमें और भी orbital है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, अगर मैं ये बना दूँ ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो ये अलग ऑर्बिटल हो गया, ये क्या आ गया 2py, ठीक है, एंड दिस इज 2py ऑर्बिटल, है कि दो अलग अलग ऑर्बिटल आ गए। सो दिस इज 2px ऑर्बिटल along the x-axis and this is 2py orbital। और अगर मैं 2pz की बात करूं तो ठीक है, मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो 2pz, अगर अगेन इफ आई ड्रॉ पैरेलल, दिस इज x y and this is z axis, so I can say that 2pz जो है, ठीक है, अगर मैं 2pz की बात करूं, so 2pz is along the z axis, ठीक है, 2pz is something like this, ठीक है, and let me shade this region, so this is what 2pz would look like। so ठीक है, अगर हम बात करें ये तीनों ऑर्बिटल की जो शेप और साइज है एकदम आइडेंटिकल है, one of them is along the x axis, one of them is along the y axis and one of them is along the z axis, ठीक है। so that is these three orientations, ठीक है, ये तीन orientations थी ना, तो तीन ओरिएंटेशन हमने ऐसे दिखा दी, अलोंग x, अलोंग y एंड अलोंग z, एंड हर एक ओरिएंटेशन में वी हैव इलेक्ट्रॉन विद हाफ स्पिन एंड माइनस हाफ स्पिन। हर एक ओरिएंटेशन में दिस कैन हैव एग्जैक्टली व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन, सो देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, 2 electrons in this and 2 electrons in this, so collectively this can have how many, 6 electrons। so collectively 2p orbital has 6 electron, तो basically कुछ ऐसा है, we have 2px, 2py, 2pz and each one of them has 2 electrons, ठीक है। सो एक चीज हमको क्लियरली दिख भी रही है, हम किसी भी ऑर्बिटल की बात करें 1s 2s 2px 2py 2pz, हर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 की बात करें अभी, ठीक है, इफ आई लुक एट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की अगर बात करूं मैं, ठीक है, इफ आई टॉक ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इधर और 6 इधर, दिस कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। So first principal quantum number has 2 electrons, second principal quantum number has 8 electrons। So आई एम श्योर आपने नंबर पहले कभी सुना होगा, राइट, आपने कभी 9th में 10th में जब आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा ना, कुछ कुछ ऐसे नंबर सुने होंगे ना आपने, 2 8 18 32। हमने शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी में 18 आते हैं, ठीक है। अभी हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल का, लेकिन ये नंबर सेम लग रहा है हमको, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम तीसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जाएं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना उसमें, तो लेट्स लुक एट दैट, ठीक है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, ठीक है। सो लेट मी ऐड अ न्यू लेयर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी मैं कुछ पहले वैसे लिख देता हूँ, एन एल एम एल एम एस, ठीक है। तो अभी हमने क्या कह दिया, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2, और इसमें हमने देखा एल की वैल्यू जब भी 0 होगी ये भी 0 होगा, एल की वैल्यू जब 1 होगी ये क्या होगा, -1 0 एंड +1, एंड ये हमने देखा कि ये तो वही है, +½ -½
ये क्या है, प्लस हाफ माइनस हाफ, सेम चीज़ यहाँ और सेम चीज़ यहाँ। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फ़र्क इसमें और जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उसमें फ़र्क ये है कि ठीक है, instead of 2s this is 3s, right? This is larger than 2s, and this instead of 2p this is 3px, 3py, 3pz, right? So what I'm saying is if this is 1s, this is 2s, this is 3s, है ना? वैसे if this is 2px, I'm just saying that if this is 2px, that means this is this is 3px. तो सेम शेप सेम ओरिएंटेशन जस्ट अ बिगर साइज, ठीक है। तो इसलिए इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम भी। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि इसकी बात करते हैं, नई चीज़ आ गई ना, तो ये हमने देख लिया, यहाँ लिख भी देते हैं। ये हमने देखा है एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, नया टाइप का शेप आ गया ना, तो इसको हम डी ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, एस पी डी। शायद आपने नाम भी सुने होंगे, एस पी डी एफ, ठीक है, नहीं सुने होंगे तो देखते हैं। तो दिस एस पी डी। अब इसमें कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, इसमें अगर देखें -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल है, 5। हर ओरिएंटेशन में कितना इलेक्ट्रॉन सपोर्ट हो पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन टोटल सपोर्ट हो जाएंगे, 5, राइट। सॉरी, हर ऑर्बिटल में कितना आ रहा है, तो 5 ओरिएंटेशन है ना, तो 5 यूनिक ऑर्बिटल आ गए, बिकॉज एवरी ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ऑर्बिटल। सो 5 हमारे पास ऑर्बिटल आ गए, तो 5 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 3 में, 2 + 6 8, 8 + 10 18। सो एज वी कैन सी वो वैलिडेट हो रहा है ना, 2 भी वैलिडेट हो गया था, 8 भी वैलिडेट हो गया था, 18। तो समझ आ रहा है कि अगला जब भी जो भी हम अगला देखेंगे वो 32 होगा, ठीक है। तो पहले हम इसी को देखते हैं। तो ये क्या आ गया, इस ऑर्बिटल को हम क्या कह देंगे, दिस इज 3d ऑर्बिटल, राइट, दिस इज d ऑर्बिटल। सो ये 3d ऑर्बिटल हो गया। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। सो ऐसे होते हैं, देखो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3d xy, 3d yz, 3d zx, ठीक है, प्लेनर होते हैं, 3d x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 3d z स्क्वायर। तो ये 5 डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है इन ऑर्बिटल्स की, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वी कैन हैव एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच वन ऑफ देम। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, 10, ठीक है। तो हम कह देंगे थर्ड क्वांटम नंबर कैन सपोर्ट एग्जैक्टली हाउ मेनी, 10 + 6 + 2, that is 18 electrons, ठीक है। So I hope this is clear. So it can support a total of 18 electrons. तो अगर हम d ऑर्बिटल की शेप देखें तो let me do one thing, let me try to draw them here, कि जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं 3d xy ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सो स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक है। तो अगर ये xy प्लेन में होता है तो पहले x और y, तो इसको हम डबल डम्बल शेप कहते हैं। जैसे p ऑर्बिटल था उसका डबल है, जैसे कुछ ऐसे कि ऐसे, एंड देन समथिंग लाइक दिस। सो इट्स इन द xy प्लेन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक दिस रीजन, लाइक जितना भी शेडेड रीजन है, दिस इज व्हाट 3d xy ऑर्बिटल लुक्स लाइक, दिस इज 3d xy, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड तो अगर इसी को मैं फ्लिप कर दूं, लाइक अगर मैं इसी में, अगर मैं यहाँ x की जगह अगर मैं यहाँ y लिख दूं और y की जगह अगर मैं z लिख दूं, सो दिस बिकम्स 3d yz, है ना। फिर yz प्लेन में सिमिलरली अगर मैं y की जगह अभी x लिख दूं और z की जगह z ही रहने दूं, सो दिस विल बिकम 3d zx, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, बस ये है कि एक xy प्लेन में, एक yz प्लेन में, एक zx प्लेन में। इसको देखते हैं, ये डिफरेंट है, नाम से भी डिफरेंट लग रहा है। तो अगेन आई विल डू द सेम थिंग, फर्स्ट आई विल मेक द एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो शेप सिमिलर है, along the x, so this is along the x and y axis, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसको अगर हम देखें, सो दिस इज क्या चेंज हो गया,
कुछ ऐसा है. तो दिस इज व्हाट 3D x square y square looks like. This is 3D x square y square. ठीक है. सो दिस इज 3D xy, 3D yz, 3D zx, तीनों ऐसा होता है. 3D x square y square भी बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स जस्ट दैट इट्स along the x and y axis and not present in the plane. So the only thing that's left to discuss is 3D z square. तो उसको भी देखते हैं. एंड लेट मी इरेज इट. आई नीड सम स्पेस फॉर दैट. ठीक है, थोड़ा स्पेस. I should be better in planning the utilization of this. तो ठीक है, ये z axis हो गया, इसको x मान लेते हैं. तो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा यूनिक होता है. ठीक है, ये तो अभी तक तो सेम लग रहा है. इसके अराउंड एक रिंग जैसा होता है. ठीक है, थोड़ी यूनिक शेप होती है 3D z square. कुछ ऐसा है. ठीक है. एंड तो इसको भी अगर हम थोड़ी कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा फैंसी बना देते हैं इसको भी. तो ये कुछ ऐसा है. यहाँ ब्रश साइज छोटा करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट 3D z square looks like. ठीक है, दिस रीजन, there is a ring that is going around this. So this is 3D z square. ठीक है, this is the z axis. This is 3D. ठीक है, तो ये हमको शेप्स पता होनी चाहिए. ये प्लेनर वाले हो गए और ये एक्चुअल हो गए x square y square. ठीक है, तो हमने थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम में देखा कि we have 3s, we have 3p, just like 2s and 2p. एक नई चीज़ क्या आ गई, 3D. और 3D में कलेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 को. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, n इक्वल टू 4, तो L तो वही हो गया. L क्या आ जाएगा, 0 1 2 3. तो ये तो चीज़ समझ आ गई ना अब हमको. ये क्या है, S P D. मतलब यहाँ तक तो समझ आ गया. ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है. वही सेम चीज़ चल रही है ना, कि ये एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऑर्बिटल होगा ना, 4px. लाइक दिस मीन्स 4px, 4py, 4pz, टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. और ये 4d है, जस्ट लाइक 3d. दिस विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन. ओनली डिफरेंस है ये 3d से बड़ा है. ये एक नई चीज़ आ गई ना, तो इसको देखते हैं. ये f ऑर्बिटल है. ठीक है, तो इसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0 1 2 3. तो टोटल ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल है, 7. तो हर ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करती है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, बिकॉज ईच ऑफ दीज 7 विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, देखो यहाँ 2 + 6 + 10, यहाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं f ऑर्बिटल. तो इस ऑर्बिटल को मैं कह दूंगा 4f. दिस हैज अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हम देखते नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप इसको यू कैन सर्च इट. आप गूगल करिए शेप ऑफ f ऑर्बिटल. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड आप शेप ऑफ d ऑर्बिटल भी देखें. तो दिस इज बेसिक डिस्कशन जो अभी तक हमने देखा अबाउट क्वांटम नंबर्स. अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इन क्वांटम नंबर्स को कंपेयर करेंगे एंड हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स. कि अगर कोई ऑर्बिटल्स, अगर हमने देखा कि कोई ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप में है और हमने देखा कुछ ऑर्बिटल जो है वो ऐसी शेप में है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होता है. ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. एंड अंटिल नेक्स्ट लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार फिर से इस लेक्चर की डिस्कशन को देखें, स्पेशली इनिशियल वाले डिस्कशन को. और आप एक बार ऑनलाइन भी देखें इनकी शेप अच्छे से. एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, बिकॉज ये सारी 3 डायमेंशनल शेप्स है. तो इस 2 डायमेंशनल स्पेस इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू ऑल दिस. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लें. ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय.